गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस क्लास में हम पीजी सेकेंड सेमेस्टर हिस्ट्री का संपूर्ण सिलेबस समझेंगे। यानी कि पीजी सेकेंड सेमेस्टर में हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है, कितने पेपर पढ़ना है, ठीक है। हिस्ट्री का कितने पेपर पढ़ना है, उसके बाद में एडिशनल कितना पेपर पढ़ना है और कितने टाइम में पढ़ना है, मतलब तैयारी कैसे करनी है, या क्वेश्चन आंसर कैसा आता है इसका, ठीक है। कैसा क्वेश्चन रहता है, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट, लॉन्ग, और उसके बाद में इसकी तैयारी कैसे करनी है। क्लास या तैयारी कर सकते हैं, या बुक्स आपको कौन सा रीड करना है, कौन सा पढ़ना है, नोट्स कहाँ मिलेगा, इन सभी के बारे में हम डिटेल्स में इस वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो चलिए हम पहले आपको सिलेबस के बारे में इसको बता देते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पीजी सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस इसमें, तो ये आपको पता होगा। या सेकेंड सेमेस्टर में हमको क्या है कि हिस्ट्री का 1 2 3 4 5 यानी कि कुल पेपर कितने हैं, कुल कुल 6 पेपर, यानी 6 पेपर पढ़ने होते हैं, जिसमें हिस्ट्री CC5, जिसे हम कोर 5 बोलते हैं। आपको सेमेस्टर 1 में आप CC 1 2 3 4 ये 4 पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे जब सेकेंड में जाते हैं तो आपको हिस्ट्री CC5, उसके बाद में हिस्ट्री CC6, हिस्ट्री CC7, हिस्ट्री CC8 और हिस्ट्री CC9, ठीक है। इतने, मतलब कि 1 2 3 4 और 5, ये आपको सेकेंड सेमेस्टर में 5 कोर पेपर पढ़ना होता है, जिसे आप कोर पेपर बोलिए या ऑनर्स पेपर बोलिए या सीसी पेपर बोलिए, ठीक है। ये आपको पढ़ने होते हैं कितने, 5, यहाँ पे 5। और एक एडिशनल पेपर होता है AEC। AEC जैसे आपने पहले पढ़ा था AECC होता है शायद, हाँ, फर्स्ट में, वैसे ही यहाँ पे होता है AEC। AEC में क्या आता है, जैसे स्किल इन्हेंसमेंट, डेवलपमेंट एंड अदर। इसमें आता है कि 3 4 सब्जेक्ट होते हैं, जिसका हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि इसमें आ जाता है योगा स्टडीज, ठीक है, योगा स्टडीज। उसका अंदर IT सेक्टर, कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल। तो बहुत सारे पेपर होते हैं, लगभग 3 4, लेकिन हर यूनिवर्सिटी 1 से 2 पेपर ही इनवाइट करती है। मतलब जब फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो 1 से 2 पेपर का ऑप्शन देगा, उसमें से एक चुनना पड़ेगा। ज्यादातर योगा साइंस होता है, ठीक है। योगा साइंस का ऑप्शन मिलेगा आपको, वही चुनना पड़ेगा। योगा साइंस होगा या योगा स्टडीज होगा, दोनों एक ही होता है, सेम ही बात है, ठीक। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे आपको कितने 6 पेपर की स्टडी करनी है। सेमेस्टर 1 में 5, लेकिन यहाँ पे 6 पेपर की होती है, ठीक। इसके बाद हम देख लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न तो आपको पता ही होगा। सेमेस्टर 1 में आपको जब एग्जाम दिए होंगे तो आपको सब कुछ बताया गया होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि जो भी पेपर है, एक पेपर कितने 100 मार्क्स, 100 मार्क्स, एक पेपर, एक पेपर। इसे 2 भाग में बांटा होता है, ठीक है। फर्स्ट होता है, किया जाता है मेंस। मेंस जिसका फॉर्म फिलअप कीजिएगा, उसके बाद में डिपार्टमेंट जो एडमिट कार्ड आता है, तो एडमिट कार्ड यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में ही एग्जाम होती है, कॉलेज वगैरह अलॉट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे जाना होता है, तो आप वहाँ पे एग्जाम दीजिएगा, तो यहाँ पे कितना 70 मार्क्स का एग्जाम होगा। और 30 मार्क्स का एग्जाम होता है, 30 मार्क्स। ये आपको पता होगा कि ये मिड टर्म एग्जाम होता है। मिड टर्म समझिए या कॉलेज का एग्जाम समझिए, या इसे सेटअप बोलिए, जो भी एग्जाम बोलिए, ठीक है। ये 30 मार्क्स में क्या होता है कि 15 नंबर का आपको लिखना होता है। कॉलेज में आपसे एक क्वेश्चन मिलेगा, जिस कॉलेज में आपका एडमिशन है उसी में एक क्वेश्चन मिलेगा, उसको लिखना होता है 15 नंबर का। उसके बाद में 5 नंबर आपका असाइनमेंट, जो आज पेज लिख के आप जमा करते हैं, इसमें 2 क्वेश्चंस मिलते हैं और दोनों क्वेश्चन का आंसर लिख के आपको जमा करने होते हैं। असाइनमेंट का जब हमने एक्सप्लेन किया है, उसका एक वीडियो सेपरेट है, उसमें बताया हमने। उसके बाद में 5 नंबर आप कितने क्लास किए हुए हैं उस पर 5 नंबर मिलता है। 5 नंबर आपको वाइवा पे मिलता है। वाइवा पे ये होता है कि बहुत सारे कॉलेज में लेक्चर देने होते हैं। जैसे सर बोलेंगे कि हाँ, एक इस टॉपिक पे तैयार करके आओ और बोलो यहाँ पे, जैसे सारे क्लास में लेक्चर देने होते हैं। लेकिन बहुत सारे कॉलेज में नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे कॉलेज में अभी भी लेक्चर्स होते हैं। जैसे BRAB यूनिवर्सिटी में, LS कॉलेज में बढ़िया से होता है, ठीक है। तो ऐसे होते हैं, आपके 30 मार्क्स इस पे मिलते हैं, ठीक।
कॉलेज के द्वारा, और ये 70 मार्क्स आप कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, उस पर मिलते हैं। लेकिन हम जब तैयारी कराते हैं तो इसका भी तैयारी कराते हैं, ताकि इसमें से 30 में से लगभग आपको 24-25 मार्क्स आसानी से मिल सके। इसमें मेन रोल होता है वाइवा का और असाइनमेंट का, ठीक है। उसके बाद में जो 15 नंबर होता है इसका आंसर लिखने का भी, क्योंकि ये कॉपी देखे जाता है। आपको पता ही होगा कि पीजी में बहुत सारे स्टूडेंट नहीं होते हैं, तो बहुत कम स्टूडेंट हैं हर कॉलेज में। लगभग किसी में 60, 70, 80, 100, ज़्यादा से ज़्यादा 100 स्टूडेंट होते हैं, इसलिए। और टीचर्स बहुत सारे होते हैं, लेक्चरर, इसलिए इस कॉपी चेक करते हैं और इसका मार्क्स मिलता है, ठीक है। तो ऐसे आप समझ गए होंगे, ठीक है। एईसी का क्या होता है, ये आपको पता होगा, ये 50-50 का मार्क्स होता है। 50 नंबर कॉलेज में जिसमें प्रैक्टिकल भी होता है, प्रैक्टिकल जैसा मतलब होता है। और कॉलेज इसमें क्या करता है कि कॉलेज 50 नंबर के एक असाइनमेंट आपको लिख के बोलेगा, असाइनमेंट लिख के जमा कीजिएगा, हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, ये क्योंकि ये पास मार्क्स होता है, इसमें सिर्फ आपको पास करना है, यानी 33% में लाना है, ठीक है। 33% लाना है, लेकिन इस समय आपको 45% लाना है, ठीक है, हर पेपर में लाना है। और यहाँ पे है, यहाँ 70 में भी लाना है आपको, ठीक है। 70 में 45% आना चाहिए, और यहाँ पे 30 में भी 45% आना चाहिए। और यहाँ पे है कि आप 50 नंबर का आपका एग्जाम होता है, जैसे सेंटर पे, और 50 नंबर का आपके कॉलेज में होते हैं, ठीक। क्वेश्चन से देख लेते हैं थोड़ा, आपको क्वेश्चन तो पता होगा सॉरी, लेकिन क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस में है कि 3 टाइप्स होते हैं, जैसे ग्रुप ए, ठीक है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में बटे होते हैं। ग्रुप ए में ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चन बनाना है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, 10 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक। वैसे ही शॉर्ट क्वेश्चन जिसे क्या बोलते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु 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 उत्तरीय, ये 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 में से 4 आपको बनाना होता है हिस्ट्री में। और यहाँ पे एक क्वेश्चन 6 नंबर का होता है, यानी कि 24 नंबर का होता है, ठीक है। वैसे ही लॉन्ग क्वेश्चन यानी दीर्घ उत्तरीय, 4 को क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 को बनाना होता है। 12 नंबर का एक होता है, 36 नंबर के ये होते हैं। टोटल हो जाएंगे आपके 70 मार्क्स, और 30 मार्क्स उधर से हमने बोला है 100 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे अब समझते हैं हम सिलेबस। सिलेबस में समझते हैं कि यहाँ पे आपको पहले हम बताया कि CG 5, 6, 7, 8, 9 और एक AEC 1 पेपर पढ़ना होता है। तो CC 5 का हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए हिस्ट्री CC 5, CC 5 का जो टॉपिक है, मतलब जो CC 5 कोर्स है, कोर्स तो आपका पीजी का हिस्ट्री हो गया, लेकिन इसमें जो टॉपिक है CC 5 का, जो मेन, जैसे आप बोलिए कि बुक्स का नाम, तो जो बुक्स है उसका नाम क्या है, तो उसमें आपको हिस्ट्री ऑफ आइडियाज पढ़ना है। हिस्ट्री ऑफ आइडियाज, जिसे चिंतकों या विचारों का इतिहास बोल सकते हैं, मतलब कि इतिहास के बारे में क्या विचार प्रस्तुत किए गए हैं चिंतकों के द्वारा, विचारकों के द्वारा, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। तो इसका सिलेबस देखते हैं हम पहले। हिस्ट्री CC 5 का, या कोर 5 बोलिए, CC 5 बोलिए, हिस्ट्री ऑफ आइडियाज। तो हिस्ट्री ऑफ आइडियाज में हमें हर CC 5 हो, CC 6 हो, CC 7 हो, या CC 8 हो, या 9 हो, हर एक कोर्स में या हर एक पेपर में 5 यूनिट होता है। जैसे आपके एक बुक में 4-5 चैप्टर्स होते हैं, 10 चैप्टर होते हैं, वैसे ही समझ लीजिए कि अगर CC 5 आपका बुक है तो उसमें 5 चैप्टर होंगे, सभी में 5-5 चैप्टर होंगे। चैप्टर समझ लीजिए कि जैसे कि यूनिट, इस यूनिट को समझ जाइए आप, यूनिट बोलिए, ऐसे चैप्टर बोलिए, चैप्टर बोलिए ऐसे, तो ठीक है। उसे 5 यूनिट, यूनिट 2, 3, 4, 5। और यूनिट 1 का नाम क्या है, विचारों का इतिहास। इसमें आपको प्राचीन और मध्यकालीन भारत के में, या भारत या विश्व में जो विचारक थे, इनके बारे में पढ़ना होगा। सेकेंड है यूनिट 2 में आपको विचारों का इतिहास आधुनिक, जो आधुनिक विचारक थे इनके बारे में पढ़ना है। यूनिट 3 में आपको उपयोगितावादी के बारे में पढ़ना है। यूनिट 4 में द्वंदात्मक के बारे में पढ़ना है। और यूनिट 5 में उदारवादी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूनिट 1 में देखते हैं कि किसके किसके बारे में पढ़ना है। तो यूनिट 1 में आपको पढ़ने हैं विचारकों का इतिहास प्राचीन और मध्यकालीन में। यूनिट 1 में पढ़ना है आपको प्लेटो के बारे में, ठीक है। प्लेटो के बारे में, और प्लेटो के बारे में क्या पढ़ना है, तो प्लेटो ने जो आदर्श राज्य की अवधारणा दी है, प्लेटो ने जो आदर्श राज्य की अवधारणा दी है, सिर्फ इसी के बारे में पढ़ना है आपको।
जो प्लेटो का 3 4 5 सिद्धांत है ना अलग अलग, लेकिन उन सब के बारे में नहीं, सिर्फ आदर्श राज के बारे में पढ़ना है। फिर दूसरा है कि कौटिल्य, और कौटिल्य का जो राज्य का सप्तांग सिद्धांत है सिर्फ उसके बारे में पढ़ना है। आपको पता है कि कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत है, एक मंडल सिद्धांत भी है, मंडल सिद्धांत भी है, मंडल सिद्धांत है, राजा के गुण संबंधी सिद्धांत है, बहुत सारे सिद्धांत है, लेकिन आपको सिर्फ पढ़ने हैं सप्तांग सिद्धांत के बारे में, ठीक। वैसे ही थर्ड में है कि सेंट ऑगस्टीन का जो राज्य के संबंधी सिद्धांत है सिर्फ वही पढ़ना है, बाकी के सिद्धांत नहीं पढ़ने हैं, बाकी के थ्योरी नहीं पढ़ने हैं, ठीक। उसके बाद में यूनिट 2, तो यूनिट 2 में क्या है कि विचारों का इतिहास। यूनिट 2 में आधुनिक आधुनिक विचारक के बारे में पढ़ना है। तो आधुनिक विचारक में कौन से आते हैं, जैसे मैकियावेली। तो मैकियावेली के जो राज्य संबंधी विचार है, राज्य संबंधी विचार है या राज्यों के बारे में उन्होंने जो चिंतन किया है सिर्फ वही पढ़ेंगे हम। उसके बाद में हॉब्स बनाम लॉक। आपको पता ही होगा कि हॉब्स बनाम लॉक यानी हॉब्स और लॉक ने दोनों की अवधारणा बहुत सेम मिलती है, ठीक है। तो सेम मिलती है और उनमें क्या थोड़ा बहुत भिन्न है, इन दोनों को मतलब कंपैरिजन करना है। जैसे दो लोगों का आप कंपैरिजन करते हैं ना, कि दो लोगों में आपको बोला जाएगा कि दो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, दोनों में अच्छा कौन खेल रहा है, तो आप बोलोगे कि इनका शॉट अच्छा है, ठीक है। तो इनका मतलब कि अलग अलग जो अवधारणाएं हैं उनका गुण है, उन सब के बारे में आपको बताना है। उसके बाद में 3 नंबर टॉपिक में है कि रूसो। तो रूसो का जो सिद्धांत है उसमें सिर्फ सामान्य इच्छा सिद्धांत पढ़ना है, कि रूसो के सामान्य इच्छा सिद्धांत क्या है और उसका अवधारणा क्या है, विशेषता क्या है, महत्व क्या है, इन सभी के बारे में। उसके बाद में है 4 नंबर में गांधी जी, मतलब महात्मा गांधी के राज्य संबंधी, यानी महात्मा गांधी ने राज्य संबंधी क्या अवधारणा दिया है। जैसे आपको पता ही होगा कि महात्मा गांधी ने राम राज्य की अवधारणा दी है और राम राज्य के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया है, राम राज्य कैसा होना चाहिए, उसकी गुण कैसे होनी चाहिए, उसमें प्रजा कैसा रहना चाहिए, ठीक है। इन सभी के बारे में पढ़ना है। उसका है कि B.R. अम्बेडकर के सामाजिक न्याय। ये तो आपको पता ही होगा कि B.R. अम्बेडकर का सामाजिक न्याय मतलब कि सामाजिक न्याय के लिए ये जाने जाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने समाज के लिए क्या क्या किया, कैसे किया, कुछ आंदोलन किए, कुछ बुक्स लिखे, ठीक है। इन सब के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट है यूनिट 3। यूनिट 3 में क्या है हमारा, उपयोगितावादी। यूनिट 3 में है उपयोगितावादी, और उपयोगितावादी में आपको पढ़ना है जेरेमी बेंथम और J.S. मिल, ठीक है। जेरेमी बेंथम और J.S. मिल का उपयोगितावादी सिद्धांत क्या है, उन्होंने उपयोगितावादी के बारे में क्या अवधारणा दी है, उसकी विशेषता क्या है, महत्व क्या है, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। और इन दोनों ने जो अवधारणा दी है उनमें अंतर क्या है, ठीक है, अंतर क्या है, बेंथम ने क्या बताया है, मिल ने क्या बताया है, उसमें क्या मैच करता है और क्या मैच नहीं करता है, ठीक है। और उस पर आपको अपनी विचार प्रकट करनी है। नेक्स्ट है द्वंद्वात्मक। तो द्वंद्वात्मक में आपको हीगल और कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक सिद्धांत काफी प्रसिद्ध है। तो हीगल और कार्ल मार्क्स दोनों का द्वंद्वात्मक सिद्धांत पढ़ना है। कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक के बारे में क्या बताया, हीगल ने क्या बताया है, और कौन सारे विचार है जो दोनों के मैच नहीं करते हैं और कौन सारे हैं जो दोनों के मैच करते हैं, ठीक है। इन सब के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट है यूनिट 5 और लास्ट यूनिट है हमारे CC5 का। CC5 का लास्ट यूनिट है उदारवादी। उदारवादी में है कि उदारवादी में आपको गांधी जी का राज्य का उदारवादी जो सिद्धांत है, अवधारणा है राज्य का उदारवादी, मतलब उदारवादी राज्य कैसी होनी चाहिए, उसकी न्याय व्यवस्था कैसा होना चाहिए, ठीक है। इन सब के बारे में एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद में B.R. अम्बेडकर सामाजिक न्याय उदारवादी के सपेक्ष में, ठीक है, इसके उदारवादी के सपेक्ष में, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक ही हमारा वही है, ठीक। तो इसके बारे में। उसके बाद हमारा CC6 आता है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे CC6 यानी कि क्वेश्चन से देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और CC5 यानी कोर 5 से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लीजिए, जैसे कि राजनीतिक विचारों के इतिहास की शुरुआत किसने की थी, यानी कब मानी जाती है, किससे मानी जाती है, जैसे प्लेटो से, रूसो से, कार्ल मार्क्स, गांधी जी। जो भी आंसर है आप कमेंट में बता दीजिए कि हाँ आंसर ए सही है। CC ऐसे लिखिएगा कि CC5 का क्वेश्चन 1 आंसर ए या बी या सी जो सही है ओ, ठीक है। उसके बाद में दूसरा एक और देख लीजिए ऑब्जेक्टिव, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। जैसे आपको ऑप्शन दिया जाएगा मैकियावेली,
हॉब्स, लॉक, रूसो, मार्क्स, गांधी जी। वैसे ही तीसरा क्वेश्चन है एक, कि राजनीति और नैतिकता को अलग रखना चाहिए, किसने कहा था? राजनीति और नैतिकता को अलग रखनी चाहिए, इसके बारे में किसने विचार प्रकट किया था? गांधी जी ने, मैकियावेली ने, प्लेटो ने और लॉक ने। ठीक। उसके बाद में है सर्वोत्तम राज्य वह है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपना कर्तव्य निभाए। ये विचार किसका है? प्लेटो का, रूसो का, अरस्तु का और गांधी जी का। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो ये क्वेश्चंस है ना, ये दो क्वेश्चंस देख रहे हैं आप, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसे कोटेशन बोला जाता है। ठीक है, कोटेशन टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन और सॉफ्ट क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं आपसे, मतलब लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय। तो CC5 से ऐसे पूछे जाएंगे जैसे विचारों का इतिहास मानव सभ्यता का दर्पण है, व्याख्या कीजिए। ये सब VVI क्वेश्चंस है। ठीक है, मानव विचारों का इतिहास मानव सभ्यता का दर्पण है, व्याख्या कीजिए, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन है, प्लेटो के आदर्श राज्य की मुख्य विशेषताएं बताइए, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन ही है। अब शॉर्ट क्वेश्चन कितने पेज में लिखने हैं, कितने शब्द में लिखने हैं, इन सब के बारे में हम कॉपी लिखने में एक्सप्लेन करेंगे या क्रैश कोर्स में एक्सप्लेन करेंगे, वो आपको हम वीडियो के लास्ट में बता देंगे। ठीक है, वैसे ही एक और क्वेश्चन है, 3 नंबर है, मैकियावेली के राजनीतिक विचारों की प्रमुख विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले हम क्या देंगे, इंट्रो प्लस बॉडी प्लस कंक्लूजन, हम ऐसे आंसर बनाएंगे। ठीक है, तब पूरे मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, प्लेटो और अरस्तु के राजनीतिक विचारों में समानता एवं विभिन्नताएं स्पष्ट कीजिए, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। हमने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी अगर दो व्यक्ति एक ही विचारधारा पर एक्सप्लेन किया हुआ है तो उनके बीच क्या समानता है, उन्होंने दोनों ने एक समान बताया है कौन कौन से टॉपिक, और उनकी अलग अलग अवधारणा क्या है, उसी अवधारणा का अलग अलग विचार क्या है। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये भी आपको शॉर्टिंग क्वेश्चन है। उसके बाद है, गांधी जी के राजनीतिक और सामाजिक विचारों का मूल्यांकन कीजिए, ये लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। अंबेडकर के सामाजिक न्याय संबंधी विचारों की चर्चा कीजिए, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है, देखने में शॉर्ट है लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब देखते हैं पेपर 6 या CC6। तो CC6 या कोर 6, तो इस जो पेपर है CC6 या कोर 6 का पेपर है, उसका नाम क्या है? तो इस पेपर का नाम है, या इस पेपर के अंतर्गत आपको पढ़ना क्या है? तो इस पेपर के अंतर्गत पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ यूरोप एंड मॉडर्न वर्ल्ड 1919 से 2000, मतलब यूरोप और आधुनिक विश्व का इतिहास 1919 से 2000 तक। यूरोप और आधुनिक विश्व का इतिहास का 1919 से लेकर 2000 तक क्या क्या हुआ, उन सब के बारे में पढ़ना है। और इसमें पढ़ेंगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक है, और सेकेंड, फर्स्ट के बारे में भी पढ़ना पड़ता है और सेकेंड के बारे में, मैंने सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो इसका टॉपिक या यूनिट देख लेते हैं, यानी कि चैप्टर, समझ आइए ऐसे। तो इसमें क्या है कि 5 यूनिट तो हमने आपको पहले ही बोला है। तो यूनिट फर्स्ट में आपको पढ़ने हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद की घटनाक्रम, प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या क्या हुआ। जैसे राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, तो राष्ट्रसंघ असफल हुआ या कितना प्रभावी रहा, क्या उसने सुलझाया, क्या उलझाया, सब देखेंगे हम। उसके बाद है कि सेकेंड यूनिट, यूनिट 2 में क्या है कि यूरोप में अधिनायकवाद का उदय, यूरोप में अधिनायकवाद का उदय किस प्रकार से हुआ, उसमें किसका किसका भूमिका है। ठीक है, इन सब के बारे में। यूनिट 3 है, यूनिट 3 में पढ़ना है 1945 तक रूस का इतिहास, 1945 तक रूस में क्या क्या परिवर्तन हुआ, क्या क्या इतिहास रहा, कौन जो नेता है उनके प्रभावशाली रहे, उन सब के बारे में। यूनिट 4 में है द्वितीय विश्व युद्ध और उसके परिणाम, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ। ठीक है, उसके बाद है यूनिट 5 में है शीत युद्ध और गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो शीत युद्ध क्या है, उसका महत्व क्या है, प्रासंगिकता क्या है, गुट निरपेक्ष आंदोलन कैसे बना, क्या हुआ, उसमें प्रोसेस क्या है, कौन से देश का योगदान था, इन सब के बारे में आपको एक्सप्लेन करने को मिलेगा, पढ़ने को। ठीक है, तो यूनिट 1 में देख लेते हैं हमको क्या क्या पढ़ना है। यूनिट 1 का सिलेबस है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद का घटनाक्रम। तो इसमें हमको 3 यानी 4 टॉपिक पढ़ने हैं पूरे।
प्रथम है कि पेरिस शांति सम्मेलन और शांति संधिया। तो जो पेरिस शांति सम्मेलन है वो कैसे हुआ, उसमें भूमिका किसने निभाया, कौन कौन से उसमें संधिया हुए, संधिया का प्रस्तावना क्या था, उसका प्रस्ताव क्या था, इन सब के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा टॉपिक है राष्ट्रों का संगठन। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रों का संगठन किस प्रकार से हुआ। तीसरा है सुरक्षा के लिए फ्रांसीसी खोज और लोकार्नो संधि 1925। तो प्रथम वर्ल्ड वार यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद सुरक्षा के लिए फ्रांसीसी खोज क्या हुआ, कैसे हुआ, और लोकार्नो संधि 1925 में क्या क्या प्रावधान थे, इसका महत्व क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसका क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, इसमें किसने भूमिका निभाया, इन सब के बारे में अब मिलेगा पढ़ने को। अगला है 1930 में आर्थिक मंदी का प्रभाव। जो 1930 में आर्थिक मंदी हुआ था उसका क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। इस 1930 की आर्थिक मंदी का प्रभाव सेकेंड वर्ल्ड वार यानी द्वितीय विश्व युद्ध के कारण भी बना था, ठीक है। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद यूनिट 2 देखिए आप। यूनिट 2, तो यूनिट 2 में है कि यूरोप में अधिनायकवाद का उदय, मतलब प्रमुख व्यक्ति का उदय, वर्चस्व का उदय। तो इसका टॉपिक का जो 1 नंबर पॉइंट है उसमें है मुसोलिनी का उदय और फांसीवादी नीति। मुसोलिनी का उदय क्यों हुआ, उसके कारण क्या थे, उदय के बाद प्रभाव क्या पड़ा, ठीक है, और फांसीवादी नीति क्या थी, वह किस प्रकार से प्रभाव डाला विश्व पर। उसके बाद है हिटलर और नाजीवाद। ये तो काफी महत्वपूर्ण है। हिटलर, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ और उसमें जो संधियां हुई, मतलब वर्साय की जो संधि हुई थी, उसके बाद जो हिटलर का उदय हुआ नाजीवाद के तरह, मतलब नाजीवाद हिटलर समझिए एक ही है दोनों, ठीक है। तो हिटलर का उदय हुआ, उसके बाद में हिटलर ने जो आक्रामक रुख अपनाया, जो सेकेंड वर्ल्ड वार के अंत तक चला, मतलब उसके आत्महत्या करने तक चला, ठीक है। तो इन सब के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद है कि थर्ड में है स्पेनिश गृह युद्ध के कारण और महत्व। स्पेनिश गृह युद्ध क्यों हुआ और इसके क्या महत्व हुए, ठीक है, ऐसे। यूनिट 3 देखिए। तो यूनिट 3 में है 1945 तक रूस का इतिहास। इसमें सेम है कि लेनिन और स्टालिन के अधीन यूएसआर यानी रूस, लेनिन और स्टालिन के अधीन, जैसे कि यहाँ पे महात्मा गांधी की जो भूमिका थी सेम वैसे ही लेनिन और स्टालिन की भूमिका थी। तो इन सब के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा यूएसआर यानी रूस के बारे में 1945 तक। हमारा यूनिट 4 है। यूनिट 4 का जो है सेकेंड वर्ल्ड वार यानी द्वितीय विश्व युद्ध और उसके परिणाम। द्वितीय विश्व युद्ध और उसके परिणाम, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, ठीक है, इसके राजनीतिक कारण क्या थे, सामाजिक कारण क्या थे, जैसे कि जो राष्ट्र संघ है इसका प्रमुख कारण राष्ट्र संघ की असफलता को भी माना जाता है। क्यों माना जाता है असफलता को, इसका प्रमुख कारण। और उसके बाद में जो जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण जो किया था, ठीक है, तो इसमें है। उसके बाद में जापान ने मंचूरिया पर अधिकार कर लिया था। इन सब के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। प्रभाव इसके क्या हुए, आपको तो पता ही है कि सेकेंड वर्ल्ड वार में नागासाकी और हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराए गए थे उसका प्रभाव आज तक देखने को मिलता है हैंडीकैप्स एंड ल्यूमिनिया के रूप में, ठीक है। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे, उसका हम प्रभाव। और इसके सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ही यूएनओ यूएनओ का गठन हुआ था, ठीक है। इसका प्रमुख प्रभाव इसे माना जाता है क्योंकि राष्ट्रसंघ असफल हो गया था। और यहाँ पे तो है ही है टॉपिक यूएनओ। यूएनओ के बारे में पढ़ेंगे, इसका गठन क्यों हुआ, कैसे हुआ, कार्य कैसे करता है, इसके प्रमुख देश कौन कौन से शामिल है, इसकी कौन सी नीतियां है कि थर्ड वर्ल्ड वार होने से रोकती है। उसके बाद है यूनिट 5। तो यूनिट 5 में हमको क्या है कि शीत युद्ध और गुट निरपेक्ष आंदोलन। मतलब शीत युद्ध की उत्पत्ति और अभिव्यक्ति। शीत युद्ध की उत्पत्ति कैसे हुई, इसमें किस व्यक्ति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, ठीक है, इसका महत्व क्या है, प्रासंगिकता क्या है, विशेषता क्या है। उसके बाद में सोवियत संघ का विघटन। जो सोवियत संघ था उसका विघटन किस प्रकार से हुआ, उसके क्या कारण थे, ठीक है, और इसका प्रोसेस क्या रहा, इन सब के बारे में पढ़ना है। और गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की उत्पत्ति कैसे हुई, संकल्पना इसका, और प्रासंगिकता, इन तीनों टॉपिक्स को पढ़ना है। तो हर एक यूनिट से, ठीक है,
हर एक यूनिट से, जैसे यूनिट है ना, इससे आपको दो क्वेश्चंस मिलेंगे, शॉर्ट और लॉन्ग। दो क्वेश्चंस इसके होते हैं, यानी हर एक यूनिट से दो क्वेश्चंस होते हैं शॉर्ट, शॉर्ट, और एक क्वेश्चन होते हैं लॉन्ग। लॉन्ग किसी यूनिट से दो क्वेश्चंस भी लॉन्ग हो सकते हैं, क्योंकि 6 क्वेश्चंस पूछे, 5 क्वेश्चंस पूछा जाता है, एक ही क्वेश्चन होगा, ठीक है, एक ही क्वेश्चन होगा, 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो किसी एक यूनिट को स्किप कर दिया जाएगा। तो ऐसे होता है। ऑब्जेक्टिव तो आपको पता ही है कि हर एक यूनिट से दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हर एक यूनिट से दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इसके बाद है कि CC6 का क्वेश्चंस कैसे बनता है, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन CC6 में देखिए कि फांसीवाद का उदय किस देश में हुआ, जैसे जर्मनी, रूस, इटली और फ्रांस। आंसर पता है तो कमेंट में बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन है इसका ऑब्जेक्टिव में, नाजीवाद का संस्थापक कौन था, मुसोलिनी, हिटलर, स्टालिन और नेपोलियन। थर्ड क्वेश्चन है यानी 3 नंबर, फांसीवाद और नाजीवाद दोनों किस प्रकार की विचारधारा पर आधारित थे। फर्स्ट है लोकतंत्र, अधिनायकवाद, समाजवाद और पूंजीवाद। चौथा क्वेश्चन है इसका, भारत की विदेश नीति का प्रमुख आधार क्या है, पूंजीवाद, गुटनिरपेक्षता, समाजवाद, औपनिवेशिकवाद। इसके बाद में एक और टॉपिक है भारत की विदेश नीति में, एक जुड़ा है जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है, वसुदेव कुटुंबम। ठीक है, इसके बारे में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। वसुदेव कुटुंबम का अर्थ क्या होता है, ठीक है, इसकी विशेषता क्या है, इसका क्या महत्व है कि इसकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। अब इसका शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसे जर्मनी में नाजीवाद के उदय के क्या कारण थे, शॉर्ट क्वेश्चन है। पहले हम जर्मनी में नाजीवाद के बारे में 3-4 लाइन एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, 3-4 लाइन एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद में इसके उदय के कारण को हम टॉपिक वाइज लिखेंगे, जैसे 5 टॉपिक बनाएंगे, हर टॉपिक को 2 से 3 लाइन में एक्सप्लेन करेंगे, फिर कंक्लूजन लिखेंगे। ऐसे लिखेंगे फिर हमें पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है कि यूरोप में अधिनायकवाद के पतन के क्या कारण थे, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। तीसरा है शीत युद्ध कब और किन देशों के बीच हुआ, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। 4 नंबर है शीत युद्ध के कारणों और परिणामों की व्याख्या कीजिए, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। भारत की गुटनिरपेक्ष नीति का विकास और योगदान बताइए, यह भी शॉर्ट क्वेश्चन है। आर्थिक मंदी और अधिनायकवाद के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए, ये भी शॉर्ट ही है। जर्मनी में नाजीवाद के उदय के कारण एवं परिणामों का मूल्यांकन कीजिए, आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध के बाद अधिनायकवाद के उदय के कारणों का वर्णन करें, ये लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। तो CC6 से ऐसे आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपने देख ही लिया है। अब हम चलते हैं CC7 में। CC7 देखिए कि CC7, या आपको इसको बोल सकते हैं कोर 7। तो कोर 7 या CC7 पेपर है, इसका नाम क्या है, क्या पढ़ना है इसमें। तो इसमें हमें पढ़ना है कि हिस्ट्री ऑफ बिहार फ्रॉम द ईयरलिस्ट टाइम टू 1947 AD, मतलब बिहार का इतिहास प्रारंभिक काल से 1947 ईस्वी तक, मतलब प्रारंभिक यानी शुरुआत से लेकर, जैसे आपको जो महाजन पद, मगध, ठीक है, इन सबको पढ़ना है इसमें, क्योंकि प्रारंभिक काल से लेकर यहाँ पे 1947 आजादी तक बिहार के इतिहास के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। किसमें, तो हमें CC7 में। अब CC7 का यूनिट देख लीजिए, 5 यूनिट तो होते हैं, आपको पता ही है कि इसमें 5 यूनिट है। जैसे कि फर्स्ट यूनिट में हमको क्या पढ़ना है, फर्स्ट यूनिट का नाम क्या है, तो बिहार का इतिहास 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। उसके बाद में है कि यूनिट 2 में संतलत और मुगलों के अधीन बिहार का इतिहास, मतलब ऐसे समझ जाइए ना, ये प्राचीन पढ़ना है इसमें, और इसमें आधुनिक, इसमें मध्यकालीन पढ़ना है, मध्य, इसमें मध्यकालीन पढ़ना है, ठीक है, इसमें प्राचीन पढ़ना है। उसके बाद यूनिट 3 में क्या है कि आधुनिक बिहार का इतिहास, मतलब इसमें आधुनिक, आधुनिक मॉडर्न, इसमें आपका आ जाएगा चंपारण सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन सब का रोल क्या है, ठीक। उसके बाद में यूनिट 4 में है कि आधुनिक बिहार का निर्माण 1912,
तो आधुनिक बिहार के निर्माण में महेश नारायण, सचिदानंद सिन्हा, इन सब का क्या योगदान था, इन सब के बारे में। उसके बाद यूनिट 5 में क्या है कि बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन, बिहार में कौन कौन से राष्ट्रीय आंदोलन हुए, उसका क्या प्रभाव था, उसमें भूमिका किसने निभाया, उसका महत्व क्या रहा, इन सब के बारे में हमको पढ़ने को मिलेंगे। तो यूनिट 1 का एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे कि बिहार का इतिहास 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। इसमें आपको पढ़ना है बिहार में राज्य गठन, ठीक है, बिहार में राज्य का गठन कैसे हुआ, मगध साम्राज्य का विकास, जो मगध साम्राज्य था उसका विकास कैसे हुआ 200 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। उसमें नंद वंश, यानी नंद वंश का क्या योगदान था, ठीक है, क्या महत्व था, उसने क्या क्या किया, कौन कौन से नगर बसाए, उसमें आर्थिक, सांस्कृतिक और उसका कृषि वगैरह के बारे में उसने क्या किया, ठीक है, क्या विकास हुए उसमें। उसके बाद मौर्य सम्राट, यानी मौर्य साम्राज्य इसमें महत्वपूर्ण है, मौर्य साम्राज्य। और CC1 में तो था ही कौटिल्य का सिद्धांत, ठीक है। तो इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। उसका अंदर पाटलिपुत्र का पुरातत्व और इतिहास, यानी कि जो पाटलिपुत्र का खुदाई हुआ तो उस खुदाई में क्या क्या मिला है और उससे क्या अनुमान लगाया जाता है, उस पर रिसर्च करने से क्या क्या पता चलता है, इन सब के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा CC7 के यूनिट 1 का तीसरा नंबर टॉपिक में, ठीक। उसके बाद में नालंदा और विक्रमशिला, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नाम तो सुना ही होगा। इसका क्या महत्व था, किसने बनवाया इसको, इसकी क्या सांस्कृतिक यानी कल्चर का विकास कैसे हुआ, क्या इसमें पढ़ाया जाता था, इसमें जो आचार्य वगैरह थे उनकी क्या कार्य प्रणाली रही थी, इसका विध्वंस कैसे हुआ, ठीक है। अभी नालंदा विश्वविद्यालय को बेहतरीन बना दिया गया है। इसके बारे में, ये तो आधुनिक है, आधुनिक नहीं पढ़ना है, लेकिन इन सब के बारे में, ये दोनों विश्वविद्यालय के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। यूनिट 2 है, ठीक है, CC7 का यूनिट 2 है संतलत और मुगल काल के अधीन बिहार का इतिहास। मतलब संतलत काल में और मुगल काल में बिहार के इतिहास में क्या परिवर्तन हुए। जैसे प्रारंभिक मध्यकालीन बिहार के शैक्षणिक केंद्र, यानी जो मध्यकाल में शैक्षणिक केंद्र, शिक्षा के कौन कौन से केंद्र थे और उसमें क्या पढ़ाई जाती थी, फारसी, उर्दू, हिंदी, भोजपुरी, या क्या मतलब कैसे पढ़ाई जाती थी, शिक्षा की व्यवस्था कैसे थी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। गुरुकुल प्रणाली थी या नहीं थी, ठीक। अफगानों और मुगलों के योगदान, ठीक है, अफगानों ने क्या योगदान दिया इसमें, अफगानियों ने, और मुगलों ने क्या योगदान दिया, इनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद मिथिला के कर्नाट वंश, इनका क्या क्या योगदान रहा संतलत काल में, मतलब कि मध्यकालीन भारत में, ठीक है। और इनकी मैंने सबका क्या पढ़ना है आपको, राजनीतिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक, कृषि व्यवस्था, कृषि व्यवस्था में कर वगैरह सब कुछ पढ़ना है, ठीक। उसके बाद में सूफीवाद और बिहार पर इसका प्रभाव। सूफीवाद मतलब जो मुस्लिम या इस्लाम धर्म थे उसमें क्या विघटन, मतलब कि क्या उसमें परिवर्तन हुए थे, क्या परिवर्तन उसमें हुआ था क्या, और क्या बोलते हैं उसको, कि सूफीवाद का उदय हुआ, ठीक है, कि सूफीवाद का उदय हुआ, मतलब इस्लाम धर्म में क्या इधर उधर हुआ कि सूफीवाद का उदय हुआ, और बिहार में खासकर इसका क्या प्रभाव पड़ा सूफीवाद का, ठीक। उसके बाद है कि विद्यापति, विद्यापति के बारे में पढ़ना है। विद्यापति ने बिहार में मतलब क्या योगदान दिया, मध्यकालीन भारत में विद्यापति का क्या योगदान है खासकर बिहार के लिए, ठीक। उसके बाद है कि पटना, तो पटना का अजीमाबाद सामाजिक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में, जो पटना का अजीमाबाद है उस सांस्कृतिक और सामाजिक केंद्र के रूप में किस प्रकार से अपना योगदान दिया, उसका क्या महत्व रहा, ठीक है, उसकी क्या खासकर अभी प्रभाव है, विशेषताएं हैं, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक। यूनिट 3 है, यूनिट 3 में है कि आधुनिक बिहार का की शुरुआत, आधुनिक बिहार की शुरुआत में बिहार में प्रारंभिक यूरोपियन व्यापारिक कंपनियां, यानी जो पुर्तगाली थे या डच थे, फ्रांसीसी थे, ठीक है, या अंग्रेज थे, जो भी थे, बिहार में उन्होंने अपना पहला जो कारखाना है, कोठी है, कहाँ स्थापित की, किस प्रकार से वो बिहार में आए, ठीक है। पता ही होगा कि अफीम, नील, जो नील की खेती या अफीम वगैरह, उसका बिहार से काफी पुराना नाता है या वर्चस्व था उसका, ठीक है।
तो इन सब के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में 1793 के अस्थाई बंदोबस्त का प्रभाव बिहार पर, कहाँ, बिहार पर अस्थाई बंदोबस्त मतलब एक जमींदारी व्यवस्था किस प्रकार से बिहार को बर्बाद किया, या उसका प्रभाव बिहार पर अच्छा प्रभाव भी पड़ा, बुरा प्रभाव भी, कुछ भी होता है ना तो उसका अच्छा प्रभाव भी होता है, ठीक है, अच्छा प्रभाव भी होता है, अच्छा प्रभाव और बुरा प्रभाव, हमें दोनों पढ़ने हैं, ठीक, हमें दोनों पढ़ने हैं। इसके बाद में है कि 1857 के विद्रोह, वीर कुंवर सिंह की भूमिका। 1857 के विद्रोह में वीर कुंवर सिंह की क्या भूमिका थी, किस प्रकार से उन्हें सैन्य संगठन किया था। वीर कुंवर सिंह ने यहाँ पे बिहार में तो नाक में दम करके रखा था अंग्रेजों के, किस प्रकार से जगदीशपुर में उन्होंने हराया था, किसको हराया था, उन्होंने एक अपने अब जो क्या बोलते हैं बाएं हाथ काट कर गंगा में समर्पित कर दिया था। इन सब के बारे में आपको पूरी तरह से पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। यूनिट 4 देखते हैं हम। यूनिट 4 में आधुनिक बिहार का निर्माण 1912, 1912 के सापेक्ष में, मतलब इसमें प्रेस की क्या भूमिका रही, आधुनिक बिहार के निर्माण में प्रेस की क्या भूमिका रही। आधुनिक बिहार के निर्माता, आधुनिक बिहार के निर्माता सचिदानंद सिन्हा, महेश नारायण और अली इमाम के विशेष संदर्भ में, यानी कि आधुनिक बिहार के निर्माण में सचिदानंद सिन्हा की क्या भूमिका रही, महेश नारायण की क्या भूमिका रही और अली इमाम की क्या भूमिका रही, इन्होंने क्या क्या किया, क्या परिवर्तन किया, ठीक है। इन सब के बारे में पढ़ने को या समझने को मिलेगा। यूनिट 5, यूनिट 5 में है कि बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन। अब चंपारण सत्याग्रह ये तो बिहार का ही है, ठीक है, जिसमें तीन कठिया प्रणाली के लिए बिहार में जो सत्याग्रह हुआ था, जिसमें काफी जीत हुई थी, जो महात्मा गांधी की फर्स्ट आंदोलन थी और जिससे उन्हें राजनीतिक में पूरा प्रभाव मिला, ठीक है। तो ये उसका असहयोग आंदोलन बिहार में किस प्रकार से शुरुआत हुई, प्रभाव क्या हुआ, ठीक है, कौन कौन से नेता हुए इसमें। सविनय अवज्ञा आंदोलन बिहार में किसने शुरू किया, इसका बिहार पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, कौन से दांडी यात्रा में बिहार के कौन से व्यक्ति, बिहार के कौन से व्यक्ति दांडी यात्रा में सम्मिलित थे। भारत छोड़ो आंदोलन बिहार में कैसे शुरुआत हुआ, इसमें आजाद दस्ता की एक भूमिका थी, ठीक है, आजाद दस्ता, आजाद आजाद दस्ता, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ना है। उसका अंदर किसान सभा मूवमेंट, तो बिहार के लिए किसान सभा मूवमेंट, दयानंद सरस्वती, ठीक है, इन सब के बारे में आपको यूनिट 5 में पढ़ने। इससे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, तो CC7 से, CC7 या कोर 7 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे मगध की पहली राजधानी कौन सी थी, ऑप्शन देगा आपका पाटलिपुत्र, राजगीर, वैशाली, गया, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, कौटिल्य, अश्वघोष, वसु बंधु और कालिदास, ठीक है। उसके बाद है कि नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किस शासक के समय हुआ था, हर्षवर्धन, अशोक, कुमारगुप्त और पालवंश। 4 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में वीर कुंवर सिंह ने किस स्थान का नेतृत्व किया था, जैसे चंपारण, आरा, गया और भागलपुर, ठीक है। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको पता ही है कि हर एक यूनिट से 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं आपसे, 10 पूछे जाएंगे ना, तो इस यूनिट से 2, मतलब यूनिट बोल रहे हैं कि हर यूनिट से 2 पूछे जाते हैं, यहाँ पे 10 पूछे जाएंगे टोटल, ठीक है। इसके बाद है कि CC7 का शॉर्ट या लॉन्ग यानी लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। तो उसका क्वेश्चन ऐसा रहेगा, जैसे बिहार की ऐतिहासिक पहचान मगध क्यों कहलाती है, जो बिहार प्राचीन भारत में मगध क्यों प्रसिद्ध था, क्या कारण था, उसकी पहचान ही, बिहार की ऐतिहासिक पहचान मगध को क्यों कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि मगध साम्राज्य के उदय के क्या कारण थे और इसके क्या परिणाम हुए। ये लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, मगध साम्राज्य के उदय के कारण परिणाम। उसके बाद है कि नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के महत्व बताइए, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। नालंदा और विश्वविद्यालय का क्या महत्व रहा विश्व में, मतलब नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे, ठीक है। मुगल काल में बिहार की स्थिति कैसी रही, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। मुगल काल में बिहार की स्थिति कैसी रही, तो इसमें आपको आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 1857 के संग्राम में वीर कुंवर सिंह की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। 1857 के विद्रोह में वीर कुंवर सिंह ने क्या भूमिका निभाया, कैसे सेना का नेतृत्व किया,
कैसे उन्होंने युद्ध किया, उनका कौशल कैसा रहा, कहाँ कहाँ गए, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, किसको पराजित किया। अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह बिहार के इतिहास में क्यों मील का पत्थर साबित हुआ। क्योंकि चंपारण सत्याग्रह से ही बिहार क्या, भारत का यह फर्स्ट जो अहिंसक तरीके से जीत हासिल करने वाला आंदोलन था, जिसमें बिना मारपीट, बिना मतलब लाठी भला के नहीं बोलते हैं, उसके अहिंसक तरीके से गांधी जी ने जीत हासिल किया था चंपारण सत्याग्रह में, जो उनकी राजनीति की शुरुआत भी मानी जाती है। इसके बाद है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की क्या भूमिका रही। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, और इसमें अगर आजाद दास्ता जोड़ देगा, ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चंस बन जाएंगे। आगे है, बिहार में सामाजिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषता क्या है। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन समझिए, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका का समग्र मूल्यांकन करें। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की समग्र भूमिका मतलब पूरे शुरू से अंत तक, तो सबके बारे में एक्सप्लेन करना है, इसका मतलब ये भी लॉन्ग क्वेश्चन। आगे है हमारा CC 8 है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन क्योंकि हमने हिस्ट्री का संपूर्ण टॉपिक को इसमें एक्सप्लेन किया, पूरे सिलेबस को ले रखा है, ठीक है, कि कितने पेपर्स पढ़ने हैं, क्या क्या पढ़ने हैं, सबके बारे में, इसलिए थोड़ा वीडियो ज़्यादा बड़ा है। तो CC 8 में हमें ऐसे कोर, ठीक है, कोर 8 कर सकते हैं, CC 8 कर सकते हैं इसको। CC 8 का टॉपिक क्या है, या इस टॉपिक बोल रहे हैं, इसका कोर्स समझ लीजिए, इसका नाम क्या है, इसमें पढ़ना क्या है। तो इसमें हमें पढ़ना है सोसाइटी एंड इकोनॉमी इन इंडियन हिस्ट्री, मतलब भारतीय इतिहास में समाज और अर्थव्यवस्था। भारतीय इतिहास में समाज और अर्थव्यवस्था के बारे में हमें पढ़ना है, किसमें, CC 8 में। और इसमें 5 यूनिट होंगे, कौन कौन से यूनिट है और उस यूनिट का टॉपिक क्या रहेगा, ये भी देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पे आना होगा, यहाँ पे आइए, भारतीय इतिहास में समाज और अर्थव्यवस्था, इसका 5 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट में हमें क्या पढ़ना है, यूनिट 1 में हमें पढ़ना है सोसाइटी के बारे में, ठीक है। यूनिट दो में हमें पढ़ने है कला और वास्तुकला। यूनिट 3 है व्यापार और वाणिज्य कैसा था। यूनिट 4 है इसकी कृषि परिवर्तन या कृषि प्रणाली कैसी थी, कृषि परिवर्तन या कृषि प्रणाली के बारे में। यूनिट 5 में क्या है कि औद्योगिक विकास, उस समय उद्योग धंधे कैसे थे, कैसे कार्य करते थे, उसका महत्व क्या था उस समय, उसकी आर्थिक स्थिति में क्या योगदान रहा, ठीक। तो यूनिट 1 देख लेते हैं। यूनिट 1 मतलब सोसाइटी में हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। तो प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में कारीगरी कक्षाएं, मतलब प्राचीन और मध्यकालीन भारत में कारीगरी की कक्षाएं क्या थी, कारीगरी की व्यवस्था क्या थी, कारीगर किस स्थान पे थे, क्या उनका महत्व था, ठीक है। उसके बाद प्राचीन भारत में शूद्र, जो प्राचीन भारत में शूद्र है, उनकी क्या स्थिति थी। आपको पता ही है कि 4 वर्ण थे, ठीक है, 4 वर्ण थे, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र क्या थे, सबसे छोटा, और इन तीनों की सेवा करना, इनके बारे में बताया गया था। लेकिन इनकी स्थिति प्राचीन भारत से जब निकले तो इनकी स्थिति बेहतर होने लगी, और अभी इनकी स्थिति पता ही है आपको, तो किस प्रकार से है। लेकिन प्राचीन भारत में हमें पढ़ना है कि इनकी स्थिति कैसी थी। युगों से महिलाएं, मतलब जो प्राचीन भारत है उसमें युगों से महिलाओं की स्थिति कैसी धीरे धीरे कैसी बेहतर होने लगी। घर से निकलकर वो किस तरह से फैक्ट्री वगैरह या उद्योग धंधे में काम करने लगी, यहाँ तक कि वो शासन भी चलाने लगी। तो इन सब के बारे में आपको पढ़ने हैं, लेकिन हमें पढ़ने हैं प्राचीन के बारे में ही, ठीक। कला और वास्तुकला, तो कला और वास्तुकला, तो मौर्य कला की क्या विशेषता थी। आपको पता होगा कि मौर्य कला में मौर्य पॉलिश, जो एक थे ना मौर्य पॉलिश काफी विशेष प्रकार की थी। धूप में, बारिश में
कुछ में इसमें मतलब प्रभाव ही नहीं पड़ता था कुछ का इस पे, वो जैसा है वैसा ही चमकते रहता था, ठीक है। वो शीशा की तरह मतलब चमकते रहता था। इसमें मोम वगैरह मिलाया जाता था, मोम वगैरह मिला के इस पॉलिश को तैयार किया जाता था, इसके बारे में पढ़ना है। उसके अंदर मंदिर की संरचना, ठीक है। तो मंदिर की संरचना में पढ़ना पड़ेगा आपको दक्षिण, दक्षिण भारत, ठीक है, दक्षिण भारत, उत्तर भारत, उत्तर भारत, ठीक है। मंदिर बनाने की कौन कौन सी शैली थी, जैसे नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली, ये सब पढ़ना है। उसका बाद है मुगल काल और वास्तुकला, मुगल काल में वास्तुकला का विकास कैसे हुआ, औरंगजेब ने क्या 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 बनवाया। जैसे ऊपर से आएंगे तो बाबर, जहांगीर, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, ठीक है। और जैसे लाल किला का निर्माण कैसे हुआ, उसमें सफेद संगमरमर का यूज हुआ है, वैसे ही सॉरी ताजमहल में हुआ है सफेद संगमरमर का यूज। लाल बलुआ पत्थर का महत्व क्या था उस समय, लाल किला में क्या यूज किया गया है, ठीक है। जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, उस समय जो गार्डन्स बनाए जाते थे, इन सब के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। आधुनिक काल और वास्तुकला, और उसका आधुनिक काल में क्या प्रभाव पड़ा, माने आधुनिक काल में वास्तुकला किस प्रकार की रही, और जो मध्यकाल था उसमें क्या अपग्रेड करके आधुनिक काल में ले आया गया, ठीक। 3 नंबर यूनिट व्यापार और वाणिज्य, हमें क्या है 8 है, CC8 का है, CC8 के व्यापार और वाणिज्य यूनिट 3। तो यूनिट 3 में है प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में व्यापार एवं वाणिज्य केंद्र, व्यापार और वाणिज्य केंद्र। जैसे उस समय एक देश से दूसरे देश में व्यापार की व्यवस्था कैसी थी, पानी से, जो उस समय पानी से भी व्यापार होते थे, मतलब कि जैसे अभी समुद्री व्यापार होते थे ना, सेम वैसे समुद्री व्यापार कैसी थी, उसकी क्या व्यवस्थाएं थी, उसके अंदर व्यापारिक केंद्र कैसे थे, जैसे अभी मुंबई, कोलकाता, ऐसे है ना, पुणे, वैसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन से थे। सिंधु घाटी में पढ़िएगा तो कालीकट, मोहनजोदड़ो, ऐसे पढ़ने को मिलेगा आपको। तो ऐसे उसके अंदर मुद्रा की भारत में मुद्रा की इतिहास, जो मुद्रा है, जो आप ऐसे समझिए कि रुपया पैसा, उसका इतिहास क्या रहा था, ठीक है। इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा भारत का। उसके बाद है कि आधुनिक भारत में बैंकिंग, आधुनिक भारत में बैंकिंग प्रणाली, बैंकिंग सेक्टर किस प्रकार से प्रभावी है। अगला है यूनिट 4। तो यूनिट 4 में हमें क्या है कि कृषि परिवर्तन। तो कृषि परिवर्तन में प्राचीन काल में कृषि परिवर्तन, प्राचीन काल, प्राचीन काल में कृषि, तो प्राचीन में आ जाएगा, हमें क्या पढ़ना है, तो सबसे पढ़ने पड़ेगा हमें सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता। उसका नाम है वैदिक काल, वैदिक काल, उत्तर वैदिक, उत्तर वैदिक काल, ठीक है। उसके अंदर मौर्य, मौर्य साम्राज्य, ही नहीं होगा, मौर्य साम्राज्य। तो इन सब के बारे में, कृषि की व्यवस्था, सिंधु घाटी में कैसी कृषि थी, क्या क्या खेती होता था, किससे होता था, सिंचाई के साधन क्या थे, वैसे ही वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, मौर्य काल में, सब में। मध्यकालीन काल में कृषि संबंध, मध्यकालीन काल में कृषि संबंध मतलब आपको पढ़ने पड़ेगा संतलत काल, ठीक है, संतलत काल और मुगल, मुगल काल। इन दोनों में कृषि की प्रणाली कैसी थी, झीलों नहरों का निर्माण किसने करवाया, ठीक है, इसकी व्यवस्थाएं क्या थी, सिंचाई की व्यवस्था कैसी थी, कर व्यवस्था क्या था, इन सब के बारे में, इसकी व्यापारिक व्यवस्था कैसी थी। आधुनिक काल में किसान आंदोलन, यानी आधुनिक काल में किसान आंदोलन कैसे हुआ, इनमें महत्वपूर्ण भूमिका किसका रहा, इसके कारण क्या थे, क्या प्रभाव हुए, अभी भी क्या इसका प्रभाव है। अभी पंजाब में आपको कुछ दिन पहले मिला ही होगा, सुना ही होगा, आपने देखा भी होगा, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं यूनिट 4 में। उसके अंदर CC8 के यूनिट 5 में हमें पढ़ने हैं औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास मतलब उद्योगों की वृद्धि एवं गिरावट प्राचीन भारत में, प्राचीन भारत में उद्योगों की वृद्धि एवं गिरावट। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में, जो सिंधु घाटी की सभ्यता क्या थी, एक व्यापारिक, यानी कि वहां पे कृषि नहीं, व्यापार को महत्व दिया जाता था, वो व्यापारिक सभ्यता था, क्योंकि वो नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। वहाँ पे कॉटन वगैरह का व्यापार विशेष रूप से किया जाता था। तो उसका अंदर है कि उद्योग की वृद्धि एवं गिरावट मध्यकालीन भारत, वैसे ही मध्यकालीन भारत में मतलब कि
संतलत काल में और मुगल काल में व्यापार की स्थिति यानी उद्योग की स्थिति कैसी रही, कौन कौन से उद्योग लगाए गए, उसका क्या महत्व था, ठीक है, कर कर व्यवस्था कैसी थी, उद्योगों की स्थिति कैसी रही, उसमें जो शासक थे वो उद्योगों के लिए क्या मतलब उसको जो नहीं होता है कि जमीन वगैरह दान वगैरह करने के लिए उसकी व्यवस्था कैसे करते थे वो। जैसे अभी फैक्ट्री लगानी है आपको तो सरकार दे दी है ना आपको जमीन लेकर सब कुछ, या उसके लिए आपको कंपनसेशन देती है, ठीक है, या डॉक्यूमेंटेशन कराती है खुद ही। तो इन सब के बारे में उस समय शासक क्या करते थे, ठीक है, उस समय शासक क्या करते थे। उसका अन्य उद्योगों की वृद्धि एवं गिरावट आधुनिक भारत और समसामयिक। आधुनिक भारत अब समसामयिक का मतलब है आधुनिक भारत में, और समसामयिक मतलब अभी फिलहाल में। इन सब के बारे में आपको पढ़ने हैं यूनिट 5 में। अब इसका क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। सीसी 8 से या कोर 8 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। तो एक नंबर है मौर्य काल की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या था। उद्योग, व्यापार, कृषि और खनन। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि औद्योगिक क्रांति का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। जैसे उद्योगों का विकास हुआ, स्वदेशी वस्त्र उद्योग का पतन हुआ, कृषि का विकास, व्यापारिक व्यापार का राष्ट्रीयकरण। तीसरा नंबर ऑब्जेक्टिव है कि गांधी जी का स्वराज किस पर आधारित था। औद्योगिक विकास पर। बी ऑप्शन है ग्रामीण निर्भरता पर, आत्मनिर्भरता पर। ऑप्शन सी है पूंजीवाद, ऑप्शन डी है वैश्वीकरण। 4 नंबर क्वेश्चन है वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ किस काल में हुआ था। वर्ण व्यवस्था कब शुरुआत हुई। जैसे जो वर्ण है ना 4 वर्ण, उसकी शुरुआत कब हुई, किस में देखने को मिलता है। जैसे उत्तर वैदिक काल में हुआ, मौर्य काल में, गुप्त काल में, मध्य काल में। कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट में बताइएगा। अगला है हमारा कि ऑब्जेक्टिव हो गया। सब्जेक्टिव कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे सीसी 8 से। सब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर देखिए, वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा था। वैदिक काल में अर्थव्यवस्था कैसे थे, शॉर्ट क्वेश्चन है। दूसरा है गुप्त काल की अर्थव्यवस्था क्यों समृद्ध मानी जाती है, भी शॉर्ट क्वेश्चन है। यानी कि गुप्त काल की जो अर्थव्यवस्था है समृद्ध क्यों मानी जाती है। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है, क्यों स्वर्ण युग कहा जाता है, इन सब के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। मौर्य काल और गुप्त काल की आर्थिक व्यवस्था की तुलना कीजिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। जो मौर्य काल था और गुप्त काल था, दोनों की आर्थिक व्यवस्था में क्या भिन्नता थी और क्या समानता थी। मतलब कि क्या समान थे क्या अलग थे। कर व्यवस्था, उसमें जो कंपनसेशन मिलता है वो, या शासक की तरह से, शासक के तरफ से क्या उसमें सहायता की जाती थी सिंचाई के लिए, व्यापार के लिए, उद्योग के लिए, ऐसे। और क्वेश्चन है मुगल काल में उद्योग और व्यापार का समरूप। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन ही है। स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी थी। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। भारतीय समाज सुधार आंदोलन में आधुनिक भारत का नींव कैसी रखी। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन है गांधी जी की अर्थनीति में स्वदेशी और साधन की शुद्धता क्या महत्व है, लॉन्ग क्वेश्चन है। गांधी जी ने स्वदेशी स्वदेशी आंदोलन भी चलाए थे, ठीक है, बंगाल विभाजन के समय स्वदेशी आंदोलन चला था, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, ठीक है। तो गांधी जी तो स्वदेशी के समर्थक थे ही। तो इसके बारे में हमको पढ़ना है नहीं, ये क्वेश्चन है, ठीक है। औपनिवेशिक काल में शहरीकरण और औद्योगिक पतन का क्या कारण था। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। यानी औपनिवेशिक काल में जो शहरीकरण था और औद्योगिक पतन था, इसका क्या कारण था, लॉन्ग क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट CC9 की ओर। CC9 या कोर 9, ठीक है, CC9 या कोर 9, इसमें हमें क्या बनना है, या CC9 या कोर 9 का नाम क्या है। तो CC9 और कोर 9 में है कॉन्टेम्पोररी ऑफ इंडिया, और इसमें है 1947 ऑन वार्ड्स, मतलब समकालीन भारत 1947 के बाद, ठीक है, समकालीन भारत 1947 के बाद। इसमें यूनिट 5 होंगे, सभी में तो यूनिट 5 ही है, तो इसमें 5 यूनिट है। कौन कौन से यूनिट है इसका, और उस यूनिट में कौन से टॉपिक्स है, ये भी देख लेते हैं। फिर क्वेश्चन से देखेंगे, ये लास्ट ही है हमें, CC9 है यानी लास्ट है। तो भारतीय इतिहास में समाज और अर्थव्यवस्था,
भारतीय इतिहास में समाज और अर्थव्यवस्था, नहीं नहीं, ये नहीं, ये होना चाहिए, ठीक है। समकालीन भारत 1947 के बाद होना चाहिए, ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए, ये वाला नहीं होना चाहिए, ये छोड़िए आप लोग, ठीक है। यहाँ पे इसमें 5 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट क्या है? फर्स्ट यूनिट में हमें पढ़ने हैं कि विभाजन के बाद की स्थिति और उसकी विरासत। मतलब जो विभाजन हुआ उसके बाद की स्थिति क्या थी। जैसे कि विभाजन के बाद सबसे स्थिति पैदा हुई थी रियासतों का एकीकरण, और रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन जो उनके मुख्य सचिव थे, उन्होंने कैसी भूमिका, क्या भूमिका निभाई थी। इसमें जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, कश्मीर का मुद्दा अभी भी वैसा ही बना हुआ है, ठीक है। इस सब के बारे में पढ़ना। यूनिट 2 है सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में राज्य और राष्ट्र। जो सामाजिक परिवर्तन है उसके संदर्भ में राज्य और राष्ट्र के बारे में पढ़ना है। उसके बाद है लोकतंत्र की सामाजिक और राजनीतिक गतिशीलता। तो इसमें हमें पढ़ने को मिलेगा भाषा वगैरह के आधार पे जो राज्यों का गठन वगैरह हुआ इसके बारे में, ठीक है। जैसे सबसे पहले श्री राम मल्लू जो अनशन पे बैठे थे, 58 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। उसका ने जन विद्रोह हुआ और सबसे पहला जो राज्य के भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया गया। इन सब के बारे में हमको पढ़ने को मिलेगा। लोकतंत्र की सामाजिक और राजनीतिक गतिशीलता, यानी लोकतंत्र की सामाजिक और राजनीतिक गतिशीलता क्या है, ठीक है, और ये कैसे प्रभावी है, इसका क्या महत्व है, इसकी स्थिति कैसी है। यूनिट 4 है। यूनिट 4 में क्या पढ़ना है? समकालीन भारत में लिंग और राजनीति। मतलब समकालीन भारत में लिंग और राजनीति, जैसे जाति के आधार पर राजनीति, धर्म के आधार पर राजनीति, ठीक है, पुरुष महिला के आधार पर राजनीति, इन सब के बारे में पढ़ना है। अभी बिहार का चुनाव आपको पता ही है कि किस प्रकार से धर्म और जाति के वर्चस्व के आधार पर चुनाव हुआ है। तो इन सारे टॉपिक को हम किस में पढ़ेंगे? समकालीन भारत में लिंग और राजनीति। उसके बाद है कि कृषि और औद्योगिक विकास, ठीक। कृषि और औद्योगिक विकास कैसा है अभी, इसकी स्थिति क्या है, कौन कौन से नए नए जो प्रभावी, क्या बोलते हैं उसको, मैंने स्कीम, हाँ, न्यू न्यू स्कीम क्या निकाली जा रही है कृषि और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए। तो फर्स्ट यूनिट में, तो यूनिट 1 में है कि विभाजन के बाद की स्थिति और उसका विरासत, ठीक है। यूनिट 1 में का क्या नाम है? विभाजन के बाद की स्थिति और उसका विरासत। इसमें हमें क्या पढ़ना है? तो विभाजन की व्याख्या, विभाजन किस प्रकार से हुआ, ठीक है। इसमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा विभाजन के क्या कारण थे, उसकी बैकग्राउंड स्थिति क्या थी। उसके बाद में भारतीय संविधान का निर्माण, ठीक है। विभाजन के बाद में भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार से किया गया, ठीक। उसके बैठक, उसके उसमें किन की भूमिका महत्वपूर्ण रही। उसके बाद है देशी रियासतों का भारतीय संघ में एकीकरण, आपको पहले ही बताया था। जो देशी संघ था उसमें जो कितने थे, लगभग 562 माने जाते हैं। 562 जो रियासतें थे, उन रियासतों का एकीकरण, उन रियासतों को ब्रिटिश में ब्रिटिश सॉरी उस रियासतों को भारत में कैसे मिलाया गया। क्योंकि विभाजन में क्या हुआ, जो ब्रिटिश यानी ब्रिटिश सरकार के अधीन जो प्रांत थे, विभाजन सिर्फ उसी का हुआ ना, हमारे रियासतों का विभाजन नहीं हुआ था। रियासत अपने मर्जी से भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित हुए थे, लगभग 9 से 12 पाकिस्तान में सम्मिलित हुए थे, बाकी 562-60 ये भारत में सम्मिलित हुए थे, ठीक है। तो इनकी क्या क्या कठिनाइयां थी, कैसे इनको सम्मिलित किया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसमें, इन सबको पढ़ने को मिली। उसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 4 नंबर, भारतीय विदेश नीति की विकास एवं प्रगति। भारतीय विदेश नीति क्या है, भारतीय विदेश नीति की निर्धारक तत्व क्या है, महत्व क्या है, या वसुधैव कुटुंबकम का इसमें क्या अर्थ होता है और इसका क्या महत्व है अभी, ठीक है। जैसे G7, ठीक है, सब के बारे में मतलब आधुनिक के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, लेकिन पीछे पढ़ना है, जैसे कि 1947 के बाद। यूनिट 2 है। यूनिट 2 का क्या टॉपिक है? यूनिट 2 में है सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में राज्य और राष्ट्र। सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में राज्य और राष्ट्र, इसका एक यानी कि फर्स्ट टॉपिक देखिए कि भाषाई राज्य का पुनर्गठन, यानी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कैसे हुआ। हमने आपको पहले ही बोला था कि
श्री राम मल्लू के आंदोलन यानी अनशन के बाद जब उनकी 56 या 58 दिन में उनकी जो मृत्यु हो गई, उसके बाद जो जन विद्रोह हुआ, उसके बाद सबसे पहले भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया। ठीक है, तो कौन से राज्य थे वो आप बताइए। तो ऐसे, और उसके बाद में कि भाषाई बहस, भाषाई बहस किस प्रकार से पैदा हुई, उसके आधार पर राज्यों का गठन यानी राज्यों को किस प्रकार से बांटा गया। अभी भी भाषा एक महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बोले कि प्रमुख प्रमुख साधन नहीं बल्कि क्या बोलते हैं उसको, प्रमुख कला या मतलब लड़ाइया की बनी हुई है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तमिलनाडु, तमिलनाडु में मुख्य रूप से होते रहता है भाषा के लिए। महाराष्ट्र, कर्नाटका, ठीक है, मराठी के लिए, और वहाँ पे तेलुगु के लिए, तमिल के लिए कि नहीं मेरी भाषा का वर्चस्व है, वहाँ पे नहीं, यहाँ पे हिंदी नहीं चलेगा तो भोजपुरी नहीं चलेगा। तो ऐसे चलते रहता है, अभी भी इसका है। तो क्या सापेक्ष क्या है, परिप्रेक्ष्य क्या है इसका। आदिवासी राजनीति, राजनीति में आदिवासियों का क्या स्थान रहा। आपको तो पता होगा कि अब अभी राजनीति आदिवासी जो कि मतलब महत्वपूर्ण योगदान हो गई है राजनीति में, आदिवासी की महत्वपूर्ण योगदान हो गई है अभी। ठीक है, तो अब पहले इनकी स्थिति मतलब नहीं थी, न के बराबर थी, नगण्य थी। तो इन सब के बारे में मतलब कि इन्होंने शुरू से 0 से 100 तक कैसे पहुंचा के बारे में पढ़ेंगे हम, आदिवासी के बारे में। जातीय और क्षेत्रीय आंदोलन, ठीक है, जातीय और क्षेत्रीय आंदोलन में इसमें आदिवासियों के सापेक्ष में भी पढ़ना पड़ेगा, जैसे मुंडा विद्रोह वगैरह के बारे में। ठीक है, अगला है यूनिट 3। यूनिट 3 में हमें क्या पढ़ने हैं कि लोकतंत्र की सामाजिक और राजनीतिक गतिशीलता। इसका 1 नंबर टॉपिक है फर्स्ट, कि भारतीय लोकतंत्र के लिए चुनौती। भारतीय जो लोकतंत्र है उसकी क्या चुनौतियां हैं। जैसे अभी जाति और धर्म के आधार पर वोटों यानी मतदान व्यवहार आ जाता है इसमें। उसका नहीं, करप्शन 2002 202 अब एक तनी में काम हो जा रहा है। तो करप्शन का क्या महत्व है इसमें। मीडिया जो झूठ सच से ज्यादा तो झूठ के प्रचार कर रही है। ठीक है, तो ये सब लोकतंत्र के लिए चुनौतियां ही है, ये सब लोकतंत्र को खोखला कर रहे हैं। ठीक है, लोकतंत्र के महत्व को कम कर रहे हैं। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद में समकालीन भारत में जाति और राजनीति। जो समकालीन भारत है उसमें जाति और राजनीति तो आपको पता ही है, बिहार बिहार का तो कौन छूटा हुआ है। अभी इलेक्शन हुआ है और जाति धर्म राजनीति में पूरा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, उसका बाद है समकालीन भारत में दलित राजनीति। जो समकालीन भारत है अभी के समय में सापेक्ष में, जो दलितों की क्या राजनीति है, क्या भूमिका रहे उन। ठीक, यूनिट 4 देखिए। तो यूनिट 4 में है कि समकालीन भारत में लिंग और राजनीति। समकालीन जो भारत है उसमें लिंग और राजनीति। फर्स्ट है कि नारीवादी आंदोलन। नारीवादी आंदोलन का क्या महत्व रहा, क्या विशेषताएं रही, नारीवादी आंदोलन किस प्रकार से शुरुआत हुई और किस स्थिति में अभी है। ठीक, दूसरा टॉपिक है महिलाओं की राजनीति सत्ता की खोज। महिलाओं ने किस प्रकार से राजनीति में अपना भागीदारी दिया, अभी किस स्थिति में है वो, किस कैसी भूमिका निभा रहे हैं राजनीति में। इसके बारे में हमें पढ़ना है यूनिट 4 में, CC9 का, CC9 के यूनिट 4 में। ठीक, अब आता है हमारा कि यूनिट 5। यूनिट 5 है कृषि और औद्योगिक विकास। C9 या कोर 9 का यूनिट 5 में है कि फर्स्ट पढ़ना है इसमें कि भूमि सुधार। भूमि सुधार की कौन कौन सी व्यवस्थाएं थी। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा अस्थाई बंदोबस्त के बारे में, रैयतवारी महलवारी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो भूमि सुधार अधिनियम लागू किए गए, जो भूमि सुधार अधिनियम अधिनियम इन सब के बारे में आपको विशेष रूप से पढ़ने पड़ेंगे और विशेष रूप से पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है कृषि संघर्ष। कृषि के लिए किस प्रकार से संघर्ष किया गया। ठीक है, इसकी सिंचाई व्यवस्था, बीजों के लिए, इसमें आपको पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना की महत्वपूर्ण योगदान रहा इसमें। ठीक है, उसके बाद में आर्थिक सुधार, किस प्रकार से आर्थिक सुधार हुआ। तो यूनिट 5 यूनिट 9 के सॉरी CC9 का यूनिट 5 में ये 3 ही टॉपिक पढ़ना है। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे बनता है, उसका अंदर AEC देखेंगे और फिर इसकी तैयारी की बात करेंगे। तो CC9 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लीजिए आप यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था।
पंडित नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल एंड डॉक्टर अंबेडकर। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि आपातकाल भारत में कब लागू किया गया। ऑप्शन ए 1971, बी 1975, सी 1977 और डी 1984। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आईटी सेक्टर। अभी हमने आपको बोला है कि एईसी 1 में भी आपको आईटी सेक्टर कम्युनिकेशन स्किल से पढ़ना है। तो आईटी सेक्टर के विकास, औद्योगिक के क्षेत्र में आईटी सेक्टर, ठीक है, तो के विकास में प्रमुख योगदान किसका रहा। मनमोहन सिंह का रहा, राजीव गांधी का रहा, नरेंद्र मोदी का रहा, मोरारजी देसाई का रहा। ये तो ऑप्शन राजीव गांधी होगा। ठीक है। भारत में हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवोल्यूशन कब शुरू हुआ था। 1950, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 1965 और ऑप्शन डी 1955। ठीक है। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन CC9 से कैसा बनेगा ये भी देख लेते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है भारत के लोकतंत्र की सफलता की प्रमुख कारण क्या है। यहाँ पे सफलता के कारण तो पढ़ना है लेकिन असफलता भी पढ़नी है। जो चुनौती पढ़ना, सफल नहीं बोल सकते, चुनौती। ठीक है, उसके सामने कौन सी चुनौतियां हैं ये पढ़ना पड़ेगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष क्यों कहा जाता है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। आपको पता ही होगा कि सरदार पटेल के लिए गुजरात में 192 मीटर 182 मीटर ऊंचा प्रतिमा बनाया गया है। ठीक है। उनके योगदान को, उनके योगदान को देखते हुए, उनकी भूमिका को देखते हुए, ताकि देश दुनिया उनको याद करे और देखे, समझे, पढ़े उनके बारे में। ठीक। तो उसके बाद है कि पंचशील सिद्धांत का भारत की विदेश नीति में क्या महत्व है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन ही है। 4 नंबर क्वेश्चन है आपातकाल की घोषणा के कारण और प्रभावों की चर्चा करें। लॉन्ग क्वेश्चन है। आपातकाल की घोषणा के कारण क्या होते हैं, क्यों आपातकाल घोषित किए जाते हैं, उसके प्रभाव क्या पड़ते हैं। ठीक है। उसके बाद स्वतंत्रता के समय भारत को किस प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन ही है। एक चुनौतियां नहीं है, कई अलग अलग चुनौतियां हैं। ठीक है। जैसे जो राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ये सब चुनौतियां हैं, उसके अंडर में टॉपिक्स आएंगे। उसके बाद है कि सरदार पटेल ने भारत के एकीकरण में, यानी कि सरदार पटेल ने भारतीय रियासतों के एकीकरण में योगदान का वर्णन करे, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। भारतीय रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल की क्या भूमिका थी, महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने ही एकीकरण मतलब किया। अगर वो नहीं उसमें मिलते तो फिर कई ऐसे रियासतें थे जो पाकिस्तान में शामिल हो जाते। ठीक है। या उनको भारत में विलय करने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता, क्योंकि इन्होंने 2 फेज बनाए थे। फर्स्ट में इतने मतलब सरल फेज थे जो आसानी से वो भारत में विलय हो गए। बाद में उसकी सारी, फर्स्ट में क्या थी कि रक्षा व्यवस्था, मतलब उनकी सुरक्षा, संचार और विदेश प्रणाली आदि को सिर्फ भारत के अंदर किया गया था, बाकी सारे पे उनका अधिकार था। बाद में उस सारे अधिकारों को ले लिया गया और कुछ उनको पैसे मासिक दिए जाते थे महीने के रूप में, बाद में वो भी हटा दिया गया। ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे किया गया। इसके बारे में आपको समझाएंगे जब क्लास होगा। फिर 1951 में आर्थिक सुधारों के बाद भारत की अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन ही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है कि 1962, 1965 और 1971 के युद्ध की तुलना कीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन है। 1962, 65, 71 की युद्ध कैसे हुआ, मतलब क्यों हुआ, उसका स्वरूप क्या रहा, किस प्रकार से हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ। ठीक है। और उसकी तुलना करें, मतलब कि उन तीनों में क्या कुछ अलग था। ठीक। 9 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन की प्रक्रिया और इसके परिणाम की चर्चा करें। तो राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया गया, क्षेत्रफल के आधार पर, ज्यादातर भाषा के आधार पर ही माने जाते हैं और भाषा के आधार पर ही किया गया। तो ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन हमें CC9 में मिलते हैं। अगला है हमें PG सेमेस्टर 2 AEC 1। AEC 1 में आपको हमने पहले बोला है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जैसे यौगिक साइंस। ठीक है। यौगिक साइंस या इसको योगा स्टडीज बोलिए, दोनों बात एक ही है। इसमें आपको योगा के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है। योगा का विकास, योगा का महत्व, योगा की विशेषता, योगा की चरण, विभिन्न चरण, 2 3 4 चरण में योगा। ठीक है। उसके बाद में इसमें खान पान के बारे में ही पढ़ना पड़ेगा। IT स्किल डेवलपमेंट। ठीक है। दूसरा है IT स्किल डेवलपमेंट। तीसरा है लाइफ एंड कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट। और चौथा है कंप्यूटर एंड
IT स्किल एंड स्किल डेवलपमेंट, मतलब ये 4 कोर्स है, ठीक है, क्या है ये सब कोर्स है, कोर्स है। जब आप फॉर्म भरने जाइएगा ना तो ये चारों, चार नहीं दो ही, मतलब जैसे कि किसी यूनिवर्सिटी में दो देगा, तो किसी में ये दो देगा, किसी में ये दोगा, लेकिन योगा साइंस या योगा स्टडीज हर यूनिवर्सिटी में है, ठीक है। इसलिए इसी की तैयारी कराएंगे हम लोग, इसी की तैयारी आप कीजिएगा ज़्यादातर। बाकी देख लेंगे, अगर इसकी जरूरत पड़ेगा तो नीचे वाली तैयारी होगा। तो आपको ये वाला टिक लगा देना है, यहाँ पे टिक मारना के लिए बोलेगा, ये टिक लगाइएगा। एडमिट कार्ड पे योगा स्टडीज या योगा साइंस लिख कर आएगा और एडमिट कार्ड पे, और उसी का एग्जाम देना है, उसी की तैयारी करनी है, ठीक। तो ऐसे, तो AEC 1 है। अब इसके सिलेबस के लिए हमने एक वीडियो सेपरेट अपलोड कर रखा है, AEC 1 पीजी सेमेस्टर 2 AEC 1 योगा स्टडीज, और उसके सिलेबस में हम आपको डिस्कस करेंगे क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम किस तैयारी के बाद। तो तैयारी के लिए आपके बिहार का बात करें ना, तो बिहार में इतने सारे यूनिवर्सिटी है, जैसे BRABU, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, BNMU, ठीक है, भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा। तीसरा है कि LNMU, TMBU, PPU, PU, ठीक है, JPU, MU, VKSU, पूर्णिया होंगे। तो इतने सारे, मतलब क्या बोलते हैं हम, 11 से 12 बड़े यूनिवर्सिटी है। हर यूनिवर्सिटी की तैयारी अलग अलग करनी है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का एग्जाम अलग अलग डेट पे होती है, हर यूनिवर्सिटी का फॉर्म अलग अलग डेट पे फिलअप होती है, हर यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन सेट करने का तरीका अलग है। सिलेबस सबका सेम है, ठीक है, सिलेबस सबका एक ही है, लेकिन तैयारी करने का, पढ़ने का, क्वेश्चन सेट करने का माइंड सेट अलग है। कोई क्या करता है कि किसी CC 5 का यूनिट 2 से, अगर ये यूनिवर्सिटी BRAB यूनिट 2 से ज्यादा क्वेश्चन पूछती है, तो BNME यूनिट 3 से पूछेगी, ये यूनिट 4 से पूछेगी। मतलब होता नहीं है कि जो 10 गो डिस्ट है, मतलब 10 गो खाने की प्रकार है, उसमें से हमारा फेवरेट कोई अलग है, आपका अलग है, उनका अलग है। सेम वैसे यूनिवर्सिटी का होता है, लेकिन तो हम लोग क्या करते हैं, हर यूनिवर्सिटी की तैयारी अलग अलग कराते हैं। जैसे कैसे करेंगे तैयारी, क्रैश कोर्स के माध्यम से। तो आपको क्रैश कोर्स मिलेगा, कैसे मिलेगा, इस क्रैश कोर्स में हम आपको लाइव क्लास देंगे, डेली लाइव क्लास। क्रैश कोर्स का मतलब ये ना, इसमें क्रैश कोर्स का मतलब है कि कम से कम समय में तैयारी, ठीक है, कम से कम, मतलब आपको लगभग 2 मंथ, 2 मंथ्स में तैयारी हो जाएंगे, तो क्रैश कोर्स के माध्यम से। तो यहाँ पे डेली लाइव क्लास मिल जाएंगे आपको, रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएंगे, जब तक आपके एग्जाम ना हो देखते रहिए, देखते रहिए। उसके बाद में आपको सिलेबस क्लास मिल जाएंगे, ठीक है, सिलेबस क्लास जो अभी दिए हैं उसमें आपके यूनिवर्सिटी में जो अभी दिखाया है ना, वो पूरा सिलेबस है, लेकिन आपके यूनिवर्सिटी में सारे नहीं पढ़ने हैं। आपके यूनिवर्सिटी में जो टॉपिक पढ़ाए जाते हैं वो हम आपको बताएंगे कि आपके यूनिवर्सिटी में ये टॉपिक पढ़ाए जाते हैं, सिर्फ ये पढ़िए, बाकी छोड़िए छोड़िए आप, ठीक है। तो वैसे सिलेबस क्लास देंगे। फिर आपको टेस्ट भी मिलेगा, यूनिट वाइज PDF नोट्स, जैसे ऑब्जेक्टिव का दिखाया ना अभी सब्जेक्टिव का, वैसे ही ऑब्जेक्टिव का नोट्स मिलेगा। यूनिट 1 में से 10 को ऑब्जेक्टिव बनता है, ये आपका नोट्स रहा। यूनिट 2 से 5 गो शॉर्ट या 2 गो लॉन्ग बन रहा है, तो उसका अलग नोट्स दे देंगे, मतलब क्लास होगा फिर आपको नोट्स मिल जाएगा। उसके बाद है कि ऑब्जेक्टिव शॉर्ट लॉन्ग का, ये तो समझ VBI क्वेश्चंस, जो हम क्वेश्चंस देंगे ना उसे VBI, जैसे कि 80% क्वेश्चन VBI होती है। मतलब आपसे अगर एग्जाम में 10 गो क्वेश्चन पूछा गया, तो हम आपको VBI दिए हैं 20 गो, तो 20 गो में से 10 गो में से 8 गो क्वेश्चन इसी से आएगा, 2 गो क्वेश्चन क्लास से आएगा, इसलिए क्लास करना भी जरूरी है, ठीक। उसका है कि मिड टर्म और मेंस एग्जाम डिस्कशन, आपको तो पता ही है, अच्छा हमने डिस्कस कर ही दिया है कि मेंस एग्जाम में क्या पढ़ना है, मिड टर्म में क्या पढ़ना है, लेकिन असाइनमेंट कैसे लिखनी है, वाइवा की तैयारी कैसे करना है। कोई कोई तो जब माइक पे वाइवा के लिए जाता है ना, कुछ बोल नहीं पाता, उसकी कॉन्फिडेंस कैसे बनानी है, ठीक है। इन सब के बारे में हमको पढ़ाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, और उसका टिप्स एंड ट्रिक्स दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो इसकी तैयारी के लिए हम आपको बता दें, सबसे फर्स्ट या एक सॉल्यूशन है, ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना, सनशाइन ग्लोबल स्टडी, सनशाइन ग्लोबल स्टडी। आप जाइए प्ले स्टोर में सर्च कीजिए या गूगल पे सर्च कीजिए सनशाइन ग्लोबल स्टडी, ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद में, ठीक है, ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, देख लीजिए यहाँ पे। डाउनलोड करने के बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ पे आइए, रजिस्टर पे क्लिक कीजिए। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपसे जो भी यहाँ पूछेगा ना, नाम वगैरह, आपका नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी डालिए। यहाँ पे नीचे रजिस्टर पे क्लिक कीजिए, रजिस्टर हो जाइएगा।
अपना यूनिवर्सिटी चुनिए, जैसे BRABU, JP यूनिवर्सिटी, LNMU, PPU, मगध, ठीक है, जो भी यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी पर यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ नीचे सेव पे क्लिक कीजिए। यहाँ देखिए सेव पे क्लिक कीजिए, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी की तैयारी अलग अलग होती है, हमने आपको पहले ही बताया। और सेव करने के बाद में आइए यहाँ पे और फिर ये वाला पेज खुले, यहाँ पे ऑल कोर्स पे क्लिक कीजिए। ऑल कोर्स पे क्लिक करने के बाद में आपके जो भी PG या ग्रेजुएशन जो भी कोर्स है उसमें पूरा खुल जाएगा, हिस्ट्री पॉलिटिकल सब। उसमें ऑल कोर्स पे क्लिक करने पे उस पर क्लिक करके आप बाय कर सकते हैं। उसमें फ्री वीडियो भी होता है, फ्री वीडियो नोट्स वगैरह होता है, आप वो भी देख सकते हैं और बाय भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय कर कीजिएगा ना, उसके बाद में यहाँ पे ऑल कोर्स, माई कोर्स या माई पेड कोर्स पे सब कोर्स दिखने लगेगा। यहाँ से आप वीडियो वगैरह देख सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं, लेक्चर वगैरह सब कुछ अटेंड कर सकते हैं, लाइव क्लास और रिकॉर्डेड वगैरह सब। ठीक है, और पैसे कितना लगेगा, तो आपको सिर्फ पेमेंट्स इतने ही करने हैं, 99। ठीक है, अब बताइए ना कि 99 में आपका PG की तैयारी हो जा रहा है, अब क्या चाहिए इससे कम प्राइस। ठीक है, तो जाइए और एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, अपना यूनिवर्सिटी चुनिए और क्रैश कोर्स ज्वाइन कीजिए और तैयारी कीजिए अच्छे से। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम्स होते हैं आपको तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए। रजिस्टर करने वगैरह में कोई दिक्कत होती है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए, ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है। मैं इसे खुद हैंडल करता हूँ, मतलब इसलिए आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और थोड़ा लेट लगेगा लेकिन रिप्लाई मिलेगा अगर ऑनलाइन रहेंगे तो। अब मॉर्निंग और इवनिंग, मॉर्निंग में या नाइट में आपको रिप्लाई थोड़ा जल्दी मिलेंगे, दिन में कम से मिलेंगे, लेकिन रिप्लाई जरूर मिलेगा। कोई प्रॉब्लम होता है इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से है। और तो कुछ नहीं करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और प्रोसेस पूरा करके क्लास ज्वाइन करना है। ठीक है, तो मिलते हैं हम एप्लीकेशन पे अपने क्रैश कोर्स में और वहाँ पे हम लोग तैयारी करते हैं। तो थैंक सो मच फॉर वॉचिंग माई